बच्चों, आज की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, कल आपको मैंने पढ़ाया था कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, और आज हम बता रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं, यानी सत्ता की साझेदारी के रूप। लंबे समय से राजतंत्र शासन व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, ऐसी धारणा थी। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। पुरानी व्यवस्था में यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि अगर फैसला लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं, क्योंकि वो नीतियाँ सबके लिए होती हैं, इसलिए सबकी बातें उसमें शामिल करना ज़रूरी होता है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, और सत्ता की साझेदारी के इन्हीं रूपों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, समझें। पहला रूप है शासन के विभिन्न अंग बटे हुए होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है, और इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। हमारे देश में इसी प्रकार की व्यवस्था है। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है और ज़रूरत पर यह संसद के अधीन कार्य करती है, और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश रखती है, और इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। और इस प्रकार से दूसरा रूप देखें, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, और प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहें, जैसे कि अपने देश में है। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को संघ या केंद्र सरकार कहते हैं, और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं, लेकिन हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, मतलब तरीके अलग अलग हैं थोड़े। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें हैं ही नहीं, लेकिन जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र
और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ भी है, लेकिन श्रीलंका में यह काम नहीं हुआ सत्ता के बंटवारे का। जैसा कि हम लोगों ने पहले दिन श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी पढ़ी थी और समझी थी। राज्य सरकारों ने नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं, ये नीचे के स्तर के लिए हैं इकाइयां ये। और सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अब तीसरा बंटवारा सत्ता का, तीसरा रूप सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई समूह, धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में ऐसी व्यवस्था है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। यानी समाज के जो कमज़ोर समुदाय हैं और महिलाएं, इन्हें भी विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझें। और अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरह से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। और इस रूप को सामाजिक विविधताओं का शासन का रूप कह सकते हैं। यानी सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग इस तरह के तरीके हैं। और चौथा बंटवारा है सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम इस तरह से देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है और पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। यानी एक तरह से प्रतियोगिता होती है कि कौन जीतेगा। हमने लंबे समय से यह भी देखा है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। कभी किसी की सरकार बनती है और कभी किसी की सरकार बनती है। इस तरह से आप देखते हैं चुनाव होता है और सरकारें विभिन्न पार्टियों की बनती रहती हैं। और कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। तो इस प्रकार से 4 सत्ता के रूप हैं और मैंने जो समझाने का प्रयास किया है चारों रूपों का, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।